हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक डीपी इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 11th का इंग्लिश का 2019 का मॉडल सेट थर्ड सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पैसेज को रीड करते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन जो है वो सर्च करेंगे। सुनिएगा यहाँ पर क्या कह रहा, इंडिया इज द होम ऑफ टाइगर्स, यानी कहा क्या जा रहा कि जो हमारा देश भारत जो है वो बाघों का क्या है, तो घर है। ध्यान से सुनेगा कि हमारा देश जो है वो बाघों का घर है। एंड एवरी ईयर लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल आर किल्ड बाय दीज एनिमल्स, और कहा क्या जा रहा कि एवरी ईयर यानी प्रत्येक साल बड़े संख्या में जो बाघ है वो इंसानों को मार देता है। द टाइगर प्रीफर्स वाइल्ड एनिमल्स दैट इट फाइंड्स इन द फॉरेस्ट। कहा क्या जा रहा कि बाघ उन जंगली जानवरों को पसंद करता है जो जंगलों में पाया जाता है। यानी ध्यान सुनेगा कि बाघ उन जंगली जानवरों को पसंद करता है जो जंगलों में पाया जाता है। But sometimes when a tiger has become old, कहा क्या जा रहा, लेकिन जब बूढ़ा अवस्था में हो जाता है, it is no longer strong enough to catch and kill the animals it likes to feed on। कहा क्या जा रहा कि तो वह उन जानवरों को पकड़ने और मारने के लिए जब पर्याप्त मजबूत नहीं रह पाता है जिन्हें वह खाना पसंद करता है। इट इज इजियर फॉर इट टू किल ह्यूमन बींग्स। कहा क्या जा रहा कि इसके लिए यानी बाघों के लिए जो सबसे आसान होता है जान से मारने के लिए वो इंसान होते हैं। यानी कहा क्या जा रहा कि इसके लिए इंसानों को मारना बहुत ही आसान होता है। एंड व्हेन इट हैज वंस tasted human flesh, it goes on killing men, women and children for food। कहा क्या जा रहा कि और जब यह एक बार यानी जब बाघ एक बार इंसान के मांस को चख लेता है, ध्यान सुनिएगा, कहा क्या जा रहा भोजन के लिए क्या करता है कि पुरुषों को, महिलाओं को और बच्चों को मारना शुरू कर देता है। कुल मिलाकर यहां से लेकर यहां तक जो हम पढ़े उसका हिंदी ये हुआ। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। सुनिएगा, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज द होम ऑफ टाइगर। क्वेश्चन कह रहा कि बाघ का घर कौन सा देश है। क्वेश्चन कह रहा कि बाघ का घर कौन सा देश है। और अभी जस्ट हम यहां पर देखे हुए थे कि इंडिया इज द होम ऑफ टाइगर्स। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि इंडिया इज द होम ऑफ टाइगर्स, और यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए विच कंट्री इज द होम ऑफ टाइगर, तो आंसर क्या हो जाएगा इंडिया, यानी हमारा भारत देश जो है वो आपका क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट डू टाइगर्स फीड अप ऑन इन द फॉरेस्ट। क्वेश्चन कह रहा कि बाघ जंगलों में क्या खाते हैं। क्वेश्चन कह रहा कि जो बाघ है वो जंगलों में क्या खाते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा वाइल्ड एनिमल्स, यानी जंगलों में जो जंगली जानवर मिलते हैं बाघ उसको खाते हैं। यहां पर देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो द टाइगर प्रीफर्स वाइल्ड एनिमल्स। देखिए यहां पर लिखा हुआ है वाइल्ड एनिमल्स। ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा कि व्हेन डज ए टाइगर बेइंग टू किल ए मैन। क्वेश्चन कह रहा कि बाघ कब आदमी को मारना शुरू कर देता है। ध्यान सुनिए, क्वेश्चन से ही कह रहा कि जो बाघ है वो कब आदमी को मारना शुरू कर देता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि व्हेन ए टाइगर ग्रोज ओल्ड एंड वीक, यानी जब बाघ एकदम कमजोर पड़ जाता है, जब जानवरों को मार नहीं पाता है, पकड़ नहीं पाता है, तब आदमी को मारना बाघ शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा नंबर 4, इट इज इजियर, ध्यान सुनिएगा, इट इज इजियर फॉर ए टाइगर टू किल, यानी ये कि बाघ को मारना आसान होता है।
बाघ को मारना आसान होता है। यानी इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बाघ को मारना सबसे आसान होता है? तो जस्ट अभी हम पढ़े थे कि जब बाघ कमजोर हो जाता है, बूढ़ा पड़ जाता है, बूढ़ा अवस्था हो जाता है, तो बाघ क्या करता है? जंगली जानवरों को मारना पकड़ना छोड़कर इंसानों को मारना शुरू कर देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनेगा कि व्हाट डू फ्लैश इन द पैसेज मीन? यानी ये कि इस पैसेज में, इस गद्यांश में पढ़ने के बाद हमें फ्लैश का अर्थ जो है वो क्या पता चला? तो फ्लैश का मतलब मांस होता है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा मीट है वो मांस होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि वाइल, ध्यान सुनिए, वाइल प्रिपेयरिंग नोट्स विच इज नेवर यूज्ड। यानी क्वेश्चंस कहा जा रहा कि नोट्स तैयार करते समय किसका प्रयोग कभी नहीं किया जाता है? क्वेश्चन सुनेगा कि जब आप नोट्स तैयार करते हैं तो इन चारों ऑप्शन में किसका प्रयोग कभी नहीं किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्लीट सेंटेंसेस का। यानी जब नोट मेकिंग किया जाता है, जब नोट मेकिंग आप तैयार करते हैं, जब आप नोट मेकिंग लिखते हैं, बनाते हैं, तो क्या किया जाता है कि जो कंप्लीट सेंटेंस जो रहता है, पूरी वाक्य जो रहता है, हम उसका प्रयोग कभी नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि नोट्स शुड बी इन, खाली स्थान, यहाँ पे फ्रॉम नहीं फॉर्म हो जाएगा ना, FORM, फॉर्म मतलब रूप होता है। यानी नोट्स जो है किसके रूप में लिखा जाता है? नोट्स का लिखने का जो रूप है, जो तरीका है, वो क्या है? तो शॉर्ट फॉर्म। यानी नोट्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि टाइप्स ऑफ इनविटेशन आर, यानी इनविटेशन का जो टाइप्स है वो क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? यानी जब आमंत्रित जो है, इनविटेशन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। 2 तरह के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, इसका भेद जो है 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि फॉर्मल इनविटेशंस आर ऑलवेज रिटन इन, यानी ये कि औपचारिक निमंत्रण हमेशा लिखे जाते हैं। क्वेश्चन ध्यान सुनेगा, इनविटेशंस 2 तरह के, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। तो कहा क्या जा रहा कि फॉर्मल इनविटेशंस यानी औपचारिक निमंत्रण आर ऑलवेज रिटन इन, यानी हमेशा लिखे जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी जो है, यानी थर्ड पर्सन जो है, यानी तीसरे व्यक्ति के लिए लिखा जाता है, तो ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि वेयर इज डेट प्लेस्ड इन लेटर टू द एडिटर, यानी ये कि संपादक को पत्र में, यानी जब आप संपादक के पास पत्र लिखते हैं तो उसमें जो डेट होता है, यानी जो तारीख होता है, वो कहाँ लिखा जाता है? ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन फिर से सुनिएगा कि जब आप संपादक के पास पत्र लिखते हैं तो उसमें, यानी लेटर टू एडिटर में जो डेट होते हैं, यानी जो तारीख होते हैं, यानी दिनांक जो होते हैं, वो कहां पर लिखा जाता है? तो 10वां का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, ध्यान सुनिएगा, डी क्या कह रहा कि इन बिटवीन सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस, यानी सबसे पहले नंबर फर्स्ट में क्या रहता है? तो आपका सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, तब आपका सैल्यूटेशन ये सब आता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन बिटवीन सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस, यानी भेजने वाला का पता और जिसके पास जा रहा, यानी जिसके पास हम भेज रहे हैं, उसके पता के बीच में क्या होता है? हम दिनांक लिखते हैं, यानी डेट लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि ध्यान सुनेगा, क्रिएटिव राइटिंग्स डज नॉट इंक्लूड। क्वेश्चंस आपसे ये कह रहा कि क्रिएटिव राइटिंग्स यानी रचनात्मक लेखन डज नॉट इंक्लूड, यानी क्या शामिल नहीं करते हैं? ध्यान सुनिएगा कि क्रिएटिव राइटिंग में हम क्या शामिल नहीं करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 11 का सी जो है वो राइट होगा, डिलीवरिंग स्पीच, यानी जब आप भाषण देते हैं तो ये क्रिएटिव राइटिंग में हम इसे शामिल नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनेगा, क्वेश्चन है एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स
इज रिटन इन विच ऑफ द फ्लोइंग पीस ऑफ राइटिंग्स। ध्यान सुनिए, कह रहा कि एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इन चारों ऑप्शन में यानी निम्नलिखित में से किस लेख में लिखा गया है। यानी क्वेश्चंस कहा जा रहा कि एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स जो है निम्नलिखित में से किस लेख में लिखा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है स्पीच राइटिंग, ये आपका सही होगा। क्वेश्चन कह रहा मॉडल्स आर, यानी जो मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, सहायक क्रिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन है कि आई सिंस मॉर्निंग, ध्यान सुनिएगा सिंस मॉर्निंग। अब बताइए कि आपको चार ऑप्शन दिख रहा, रीडिंग, हैव रीड, हैव बीन रीडिंग, रीड। तो ध्यान सुनिएगा सिंस और फॉर किस में लगते हैं, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान सुनिएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कर लीजिए, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। अब बताइए इसमें से चारों में कौन सा परफेक्ट वाला दिख रहा, तो हैव बीन ना, हैव बीन रीडिंग दिख रहा, क्यों, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है और बीन उसमें भी लगता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबस अमेरिका, यानी कोलंबस जो है वो अमेरिका का डिस्कवर्ड किया यानी खोज किया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा डिस्कवर्ड, यानी कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया। 10 क्वेश्चंस कह रहा कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द एबव गिवन सेंटेंस। क्वेश्चंस ध्यान सुनेगा, द टू थीव्स यस्टरडे काउड पुलिस, यानी क्या कह रहा कि पुलिस ने कल दो चोर को पकड़ा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि द पुलिस काउट टू थीव्स यस्टरडे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा कि नंबर 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नंबर 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पर स्टेंजा दिया हुआ है, देखिए दिख रहा होगा स्टेंजा दिया हुआ है। अब स्टेंजा को पढ़कर क्या करना है, हमें आंसर खोजना है। क्वेश्चन क्या कह रहा, नेम द पोयम एंड द पोएट। ध्यान सुनिएगा, यानी ये कि आप स्टेंजा को पढ़िए, स्टेंजा यहाँ से देखिए लिखा हुआ है यहाँ तक है, स्टेंजा को पढ़िए और पढ़ने के बाद बताइए कि कविता का नाम क्या है और कवि का नाम क्या है। तो ये नंबर 18 क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क रहेगा, नंबर 18 क्वेश्चंस आपका होमवर्क रहेगा। आप कमेंट करेंगे, हम आंसर चेक करेंगे कि आपने सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि बोथ ऑफ देम मस्ट लिव, यानी बोथ ऑफ देम यानी दोनों, मस्ट लिव यानी अवश्य रह रहे हैं कहाँ, तो ऑन द सेम ग्लोब, यानी एक ही धरती पे एक ही दुनिया में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर एंड सन हैव, यानी पिता और पुत्र, हैव यानी उनके पास क्या है, तो नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, यानी उन दोनों के पास एक दूसरे को लेकर जो समझ है वो समझ उन लोग के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा दे मस्ट एक्सटेंड देयर हैंड्स, यानी दोनों पिता भी और पुत्र भी एक दूसरे का हाथ को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या करने के लिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू फॉरगिव ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे को माफ करने के लिए पिता जो है वो अपने बेटे की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं और जो बेटा है वो अपने पिता की तरफ हाथ बढ़ा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा व्हाट हैज नॉट चेंज्ड, यानी कह रहा क्वेश्चन ये कि व्हाट हैज नॉट चेंज्ड, यानी इन चार ऑप्शन में क्या है जो नहीं बदला, तो आंसर जो है क्या हो जाएगा, द सी, यानी जो समुद्र है वो नहीं बदला। ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पर आपको होमवर्क दिया जा रहा कि ये क्वेश्चंस कौन से पोयम से लिया गया है, पोयम का नाम बताइए और पोइट का नाम बताइए। ध्यान सुनिएगा, आपको क्या करना है कि पोयम का भी नाम बताइए और पोएट का भी नाम बताइए कि इसमें सदियों से क्या नहीं बदला है, तो समुद्र नहीं बदला है। अब ये बताइए कि कौन से पोयम में इसका जिक्र किया गया है और उस पोयम का नाम क्या है, आप ये बताइए। पोयम और पोएट दोनों का नाम बताना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि विच सीजन, ध्यान सुनिएगा, विच सीजन हैज बीन मेंशन इन दिस पोयम, यानी कह रहा कि कौन सा ऋतु के बारे में इस कविता में बात किया गया है, कौन सा ऋतु के बारे में इस कविता में जिक्र किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द ऑटमन सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान सुनेगा। और यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोग सोचिएगा कि मैंने कल क्या बोला था कि ए जहां भी दिखाई देगा और आई जहां भी दिखाई देगा तो आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर एन क्यों नहीं लिखा हुआ है, द क्यों लिखा हुआ है? तो याद रखिएगा कि सीजन के नाम के साथ सीजन वर्ड लगा हुआ रहेगा तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। मैंने क्या कहा सुनिएगा, मैंने कल आपको बताया था कि जहां भी ए और आई नजर आएंगे तो आर्टिकल एन लगेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑटमन में क्या लगा हुआ है, ए दिख रहा, तो आखिर यहाँ पे द क्यों हुआ? तो द इसलिए हुआ कि नियम क्या कहता है कि सीजन के नाम यानी ऋतु के नाम के साथ साथ ऋतु शब्द लगे रहेंगे तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि द मूवमेंट्स ऑफ द गोल्फिन्स कंपेयर टू, यानी जो गोल्फिन जो पक्षी है उसकी चहल कदमी को क्या किया गया है, तुलना किया गया है किससे? तो ऑप्शन नंबर बी, द मूवमेंट ऑफ अ लिजार्ड, यानी छिपकली से तुलना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि आफ्टर द बर्ड फ्लाइज अवे, यानी पक्षी को उड़ जाने के बाद द लैबरनम ट्री बिकम्स, यानी जो लैबरनम ट्री है यानी इसे हम हिंदी में अमलतास के पेड़ कहते हैं, वो फिर से कैसा बन जाएगा? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, एकदम खाली हो जाएगा और फिर से क्या हो जाएगा, स्थिर अगेन, यानी साइलेंट अगेन, यानी फिर से स्थिर हो जाएगा, फिर से शांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि इन द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन विदाउट रेन सीड्स विल रिमेन। क्वेश्चन क्या कह रहा कि ये जो कविता है द वॉइस ऑफ द रेन, इसमें बिना बारिश का जो सीड्स है यानी जो बीज है जिसे हम गांव देहात में दाना कहते हैं, विल रिमेन यानी बच जाएंगे। कैसे बच जाएंगे? तो हिडन एंड अनबोर्न, ध्यान सुनिएगा, यानी एक जब बारिश नहीं होगा तो सीड जो है जब आप उसे लगाएंगे बोएंगे तो बाहर निकलेगा ही नहीं, वो जन्म ही नहीं लेगा, धरती के अंदर ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहां पर ध्यान सुनिएगा, यहां पर आपको होमवर्क दिया जा रहा, होमवर्क ये है कि द वॉइस ऑफ द रेन, ये जो पोयम है इसका पोइट का नाम क्या है। यहां पर आपको आंसर बताना है कि द वॉइस ऑफ द रेन का जो पोइट है, जो कवि है, उनका नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, यानी कह रहा कि शिशु बच्चे के चेहरे में, एक छोटे से बच्चे के चेहरे में क्या छिपा हुआ है। तो ध्यान से सुनेगा, यहां पर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉस्ट चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान सुनेगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लॉस्ट चाइल्डहुड। व्हाट इज हिडन, तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉस्ट चाइल्डहुड। यानी इसका अर्थ आप ये समझिएगा कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो छोटे बच्चे के चेहरे में, जब आप छोटे बच्चे को देखते हैं तो खुद का जो बचपना जो खो चुका है वो बचपन आप अपना याद आ जाता है जैसे ही छोटे बच्चे को आप चेहरा देखते हैं। यानी कुल मिलाकर ये कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो जब आप किसी छोटे बच्चे का चेहरा को देखते हैं तो उस बच्चे का चेहरा देखने के बाद खुद की जो बचपन है वो याद आने लगता है और हम क्या सोचते हैं, अरे हमने जब छोटा थे ना हम इसके जैसा, तो हम ये काम किए थे, जब हम ना छोटा थे ना इसके जैसा, तो हम वहां गए थे, हम ये काम किए थे, वो काम किए थे। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा कि हु डिड अपीयर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। क्वेश्चन कह रहा कि विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स के जैसा कौन दिखाई दे रहा। तो ये क्वेश्चन जो है बताइएगा कौन से चैप्टर से लिया गया है, यानी स्टोरी का नाम बताना है, यानी लेसन का नाम क्या है, यानी चैप्टर का नाम क्या है, और साथ ही साथ इस चैप्टर के जो लेखक है यानी जो राइटर है उनका नाम क्या है। तो ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा कि विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स के जैसे कौन दिखाई देता है,
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैरेटर्स ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनेगा, कि द क्रू मैन लैरी विजिल वाज, ध्यान सुनेगा, द क्रू मैन लैरी विजिल वाज, यानी क्रू मैन के मतलब होता है नाव चलाने में जो व्यक्ति एक्सपर्ट होते हैं। तो लैरी विजिल वाज यानी लैरी विजिल कहाँ का रहने वाला था? तो एक अमेरिका का रहने वाला था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल इजिप्टियन डायनेस्टी, कह रहा कि मिस्र के एक शक्तिशाली राजवंश का अंतिम उत्तराधिकारी कौन था? फिर से सुनिएगा, मिस्र के एक शक्तिशाली राजवंश का अंतिम उत्तराधिकारी कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, किंग तुत, राजा किंग तुत। ध्यान सुनिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट डज टूटानखामुन मीन इन डिस्कवरिंग टूथ, द सगा कंटिन्यूज, कह रहा क्वेश्चन कि इन डिस्कवरीज टूथ यानी जो कहानी है इसमें टूटानखामुन का मतलब क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा लिविंग इमेज ऑफ आमोन, यानी ये कि आमोन की जीवित छवि जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, हु इज द ऑथर ऑफ लैंड एस्केप ऑफ सोल, क्वेश्चन कह रहा कि लैंड एस्केप ऑफ द सोल का लेखक जो है कौन है? तो आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूड इन 1940s वाज मोटेड बाय, क्वेश्चन कह रहा कि 1940 के दौरान आर्ट ब्रूड की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? क्वेश्चन फिर से सुनेगा कि 1940 के दौरान आर्ट ब्रूड, ध्यान सुनिएगा, आर्ट ब्रूड ये जो अवधारणा है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जीन डुफेट। ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जीन डुफेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड यानी किसने कहा? ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हु सेड यानी किसने कहा वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, यानी ये कि यह धरती हम अपने पुरखों से विरासत में नहीं लिया है। ध्यान सुनिएगा, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन, यानी हमने इसे अपने बच्चों से उधार में ली है। क्वेश्चन ये कह रहा कि जो धरती है हम अपने पुरखों से, बाप दादा से नहीं लिए हैं, ये धरती जो है हम अपने आने वाले जो फ्यूचर जनरेशंस है, हम अपने आने वाले जो पीढ़ी जो है हम उससे उधार में लिए है। ये जो कथन है किसने कहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनेगा, कि द लेटर हैज नॉट अराइव्ड एंड फ्रैंक, यहाँ पे देखिए ये फ्रैंक लिखा हुआ है, फ्रैंक FRANK, फ्रैंक कह रहा कि द लेटर हैज नॉट अराइव्ड एंड फ्रैंक फाइंड्स टेप्लो वेटिंग, लेटर रेफर्स इज, यानी क्वेश्चन का हिंदी ये समझिएगा कि लेटर का यहाँ पे अर्थ क्या है। क्वेश्चन कह रहा कि वह अभी तक नहीं आया, यानी वहां पर नहीं पहुंचा, और जो फ्रैंक है उन्होंने टेप्लो को इंतजार करते हुए पाया। तो यहाँ पर जो लेटर शब्द है ये कौन है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्रोकर हैरिस, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। क्यों? कि क्रोकर हैरिस अभी भी नहीं वहां पर आया था, और वहां पर जो फ्रैंक टीचर है, जो यंग एज के जो टीचर है, उन्होंने क्या देखा, क्या पाया कि जो टेप्लो है वो मिस्टर क्रोकर हैरिस का इंतजार कर रहा था। तो लेटर जो है यहाँ पे इसका मतलब क्या है, किससे रेफर किया गया है? तो क्रोकर हैरिस से किया गया है। क्वेश्चन कह रहा कि फ्रॉम वेयर डिड गंगाधर पंत स्टार्ट हिज जर्नी, क्वेश्चन का हिंदी समझिएगा कि जो गंगाधर पंत है उन्होंने अपना यात्रा जो है वो कहां से शुरू किया? तो पुणे से शुरू किया। अब यहाँ पर आप कमेंट करके बताइएगा कि वो पुणे से कहां जाते हैं और साथ ही साथ कौन से ट्रेन से जाते हैं। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर मैंने आपको दो होमवर्क दिया
कि यात्रा कहां से शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा, लेकिन कहां पर पहुंचते हैं यानी जाते कहां पर है ये हो गया, और साथ ही साथ कौन से ट्रेन से जाते हैं आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि डैनियल एंड नरेटर वर हेडिंग टुवर्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द। क्वेश्चंस कह रहा कि जो डैनियल है और जो लेखक है वो आगे बढ़े जा रहे थे माउंट कैलाश पर्वत की तरफ, क्या पूरा करने के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरा पूरा करने के लिए। ध्यान सुनिएगा, कोरा पूरा करने के लिए। अब ये कोरा क्या होता है, तो हम लोग यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो परिक्रमा करते हैं ना, तो उसी तरह से जो ऑथर जो है जिनका नाम निक मिडिल्टन है, वो क्या करते हैं कि माउंट कैलाश यात्रा के तरफ, माउंट कैलाश जो पर्वत है उसके तरफ आगे बढ़ते हैं कोरा पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि व्हाट डिड अरम सी व्हेन लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, यानी ये क्वेश्चन कह रहा कि जब अरम खिड़की से बाहर देखता है तो उसने क्या पाया, तो सही आंसर हो जाएगा ही सा मुराद सिटिंग ऑन ए हॉर्स, यानी क्वेश्चन कह रहा कि उसने मुराद को देखा जो कि एक घोड़े के ऊपर बैठे हुए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हु वाज जॉन बायरो, क्वेश्चन कह रहा कि जॉन बायरो कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा ए फार्मर, वह एक किसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हु इज द ऑथर ऑफ द एड्रेस, क्वेश्चन कह रहा कि द एड्रेस चैप्टर का जो लेखिका है उनका नाम क्या है, यानी कौन है, कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज ऑफ रंगा, क्वेश्चन कह रहा कि जो रंगा का गांव है उस गांव का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी होशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा हु वाज अर्नेस्ट वेल, क्वेश्चन कह रहा हु वाज अर्नेस्ट वेल, अर्नेस्ट वेल कौन था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर, वो कौन था, तो एक डॉक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, विच कैरेक्टर डू नॉट मैच मिसेज पियर्सन, क्वेश्चन कह रहा कि ये चार ऑप्शन में ऐसा एक कौन सा ऑप्शन है जो मिसेस एनी पियर्सन के जो कैरेक्टर है यानी जो चरित्र है उससे मैच नहीं कर रहा, तो सही आंसर हो जाएगा ए स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग कैरेक्टर, यानी मजबूत और प्रभावशाली जो चरित्र है वो इनके कैरेक्टर से मैच नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि इस कहानी में सबसे नजरअंदाज इन्हीं को ही किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि द किंग lost his crown under the ark because, यहाँ पर आर्क लिखा हुआ है ARCH, जिसका मतलब होता है द्वार। क्वेश्चन क्या, द किंग लोस्ट हिज क्राउन, यानी जो राजा है वो अपना क्राउन यानी मुकुट को खो दिए, अंडर द आर्क यानी द्वार के द्वार से, बिकॉज यानी क्यों, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज यानी क्योंकि, इसलिए द आर्क बिल्ट वाज टू लो, यानी ये जो द्वार था वो बहुत ही छोटा बना हुआ था, जिसके वजह से जो मुकुट होता है वो टच होते ही धरती पे गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हु वाज हैंग्ड फाइनली, यानी लास्ट में अंतिम में क्या होता है कि जो फांसी की सजा दी जाती है तो किसे दिया जाता है, द किंग यानी राजा को। तो देखिए हमने क्या किया कि इस वीडियो में 2019 का मॉडल सेट पेपर 3 जो है यानी थर्ड जो है उसे सॉल्व किया। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।